राइट। ओके, हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी हम ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4, जिसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं पास्कल लॉ, कि हमने देखा था पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पास्कल लॉ का डेरिवेशन हमने डिराइव किया था, देन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था और आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, क्वेश्चन आ चुका है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा नहीं गया है तो पूछा भी नहीं जाएगा, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सिलेबस में है ना। अभी अगर आपको ठंड नहीं लगी है इसका मतलब ये नहीं कि ठंड लगेगी नहीं, तो ठंड लग सकती है क्योंकि ठंड हो रही है। तो अपना ध्यान रखो, है ना, थोड़ा सा केयर, 10-15 दिन की ठंड बची हुई है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज की क्लास को, आज के सेशन को। छोटा सा सेशन है ना, छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी तरह से मास कंजर्वेशन भी होता है ना। प्रीवियस अगर हम के सीरीज का सिलेबस देखें, अभी तो हमारा बी सीरीज का सिलेबस है ना, जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है, और नए सिलेबस के हिसाब से हम आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस सिलेबस जो हमारा था के सीरीज का, उसमें बर्नौली इक्वेशन भी थी, है ना। बर्नौली इक्वेशन जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन इस बार हमको नहीं पढ़नी है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो अभी हमारा रिवाइज हुआ है। हमारा जो अभी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का मतलब है कि भाई मान लेते हैं, एक डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये कोई एक चैनल है और इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। कोई चैनल है, ये कोई पैसेज है, कोई चैनल है, कोई पैसेज है, इसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया हुआ है आपको, फ्लूइड का मतलब है या तो इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा होगा या इसके अंदर कोई गैस फ्लो हो रही होगी। बोलो यस और नो। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि इस चैनल के अंदर जितना मास एंटर करेगा, इस पाइप के अंदर जितना मास एंटर करेगा फ्लूइड का, उतना ही मास एग्जिट भी होगा। बोलो यस और नो। मतलब इस चैनल के अंदर, इस पाइप के अंदर ना तो मास क्रिएट होगा और ना ही मास इसके अंदर डिस्ट्रॉय होगा। मतलब इसके अंदर ना तो हमको मास ऐड करना है बाहर से और ना ही इसमें से निकालना है मास, ठीक है। चलिए, तो दैट इज द मास कंजर्वेशन, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको हम थोड़ा सा ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। बेसिक से आपको बताता हूं कि भाई आप सभी जानते हैं मास क्या होता है। व्हाट इज मास? दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी। यस और नो? अरे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डेंसिटी क्या होता है? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो यस और नो। तो मास क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। मास m क्या है यहाँ पे? दैट इज मास, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज किलोग्राम, केजी। और डेंसिटी क्या है आपकी? दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। आप यूनिट मैच कर लीजिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे? मीटर क्यूब। तो देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, बचा कितना यहाँ पर? किलोग्राम। तो बैलेंस हो रहा है आपका। बोलो यस और नो। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है ना। इस पाइप का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो क्या लिखते हो? तो एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो क्या? भाई मास कितना हो जाएगा? रो इंटू वी। वी मतलब वॉल्यूम। यहां पर v का मतलब क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ,
है ना। तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, किसको, वॉल्यूम को। लिख देता हूं यहां पे v इज इक्वल टू ए इंटू एल। ध्यान देना यहां पर v वॉल्यूम है एंड माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो m है वो मास है केजी में। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं टाइम से, ध्यान दीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूं, ध्यान देना, टाइम से अगर मैंने डिवाइड किया, इसको भी मैंने टाइम से डिवाइड किया, ओके। नाउ अब ये बन जाएगा हमारा मास फ्लो रेट। अभी यूनिट क्या थी इसकी, केजी, अभी क्या बन चुका है ये केजी पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या बन चुका है आपका मास केजी में और टाइम सेकेंड में, तो केजी पर सेकेंड। तो ध्यान देना ये क्या है आपका एल लेंथ है यानी कि मीटर, और टी क्या है टाइम यानी कि सेकेंड। अरे मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। तो हम इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, एल अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो इसको हम लिख लेते हैं एम अपॉन टी को एम डॉट। एम डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट, है ना, मास फ्लो रेट, किस रेट से मास फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू ये हो जाएगा एल अपॉन टी दैट इज वी। और ध्यान देना बस कंफ्यूज नहीं होना है, ये वी जो है ये वेलोसिटी है, v क्या है यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी, जबकि यहाँ पे v क्या था, ये वॉल्यूम था। इतना ध्यान देना बस आप, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आप यूनिट एक बार और मैच कर लीजिए, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आपका न्यूमेरिकल भी फिर गलत नहीं होगा। ध्यान देना कि भाई अब ये जो m डॉट है, m डॉट का मतलब है m अपॉन टी यानी कि केजी पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका, केजी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना मास फ्लो हो रहा है, कितना केजी मास फ्लो हो रहा है। अब इसकी भी क्या होनी चाहिए, इसका जो प्रोडक्ट है इसके भी तो यूनिट केजी पर सेकेंड होनी चाहिए। एक बार मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा आपका, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड ए इज द एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर एंड वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड। और ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केजी अपॉन सेकेंड। तो क्या मिल गया यहां से आपको, केजी अपॉन सेकेंड होना भी चाहिए था, क्योंकि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी यूनिट क्या निकल के आ रही है, केजी पर सेकेंड, तो राइट हैंड साइड की भी क्या हो जाएगी, केजी पर सेकेंड। काम हो चुका है आपका, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है ना, ध्यान देना, तो वो क्या आई है, m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी। रो क्या है डेंसिटी, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या है वेलोसिटी, और m डॉट क्या है मास फ्लो रेट यानी कि केजी पर सेकेंड। क्या है ये, केजी पर सेकेंड। अच्छा मतलब ये हुआ। अब यहां पर देखना मैंने लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कांस्टेंट एट ऑल द क्रॉस सेक्शन थ्रू द पाइप। ये जो पाइप बना रखा है यहां पर आप कोई भी दो क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर सकते हो। यहां पे हमने एक क्रॉस सेक्शन ये कंसिडर कर लिया और एक क्रॉस सेक्शन हमने यहां पर ये कंसिडर कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मान लेते हैं कि यहां पर जो इसकी डेंसिटी है रो 1 है, A1 ये ना, इसको मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन 1, इसको बोला हमने क्रॉस सेक्शन 2, कहीं पर भी दो क्रॉस सेक्शन इसमें हमने कंसिडर कर लिए। क्रॉस सेक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी है वो रो 1 है, एरिया इसका होगा A1, वेलोसिटी होगी इसकी V1। सिमिलरली रो 2, A2 एंड V2 आर दी डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू क्रॉस सेक्शन 2, करस्पॉन्डिंग टू क्रॉस सेक्शन 2। ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, मतलब दिस इज व्हाट मास फ्लो रेट। ये जो मास फ्लो रेट है, जो क्वांटिटी फ्लूइड की फ्लो हो रही है पर सेकेंड, वो हर क्रॉस सेक्शन पे क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। हर क्रॉस सेक्शन पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्या है आपका, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, है ना, तो ये बराबर रहने वाली है। तो 1 और 2 पे बराबर कर दो, तो 1 पर कितना हो जाएगा ये क्वांटिटी, रो ए वी का प्रोडक्ट है, तो रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। बोलो यस और नो। अगर एक और क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लोगे यहां पर 3, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो 2 रो 3 A3 V3। इसी तरह से आप जितने भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करोगे इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। और यही है आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यही है आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ध्यान देना, यही आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। और इसको आप लिख सकते हो इन जनरल रो इंटू ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान देना, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब मैंने आपको बोला कि भाई इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या तो ये फ्लूइड क्या हो सकता है, या तो ये लिक्विड हो सकता है,
या फिर ये हो सकती है गैसेस। बोलो यस और नो। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि भाई जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। बोलो यस और नो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मान लो इसके अंदर कोई गैस फ्लो हो रही है, इसके अंदर कोई गैस अगर फ्लो हो रही है तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, क्योंकि गैस की डेंसिटी चेंज हो सकती है, तो यहां पर डेंसिटी ρ1 है, यहां पर डेंसिटी ρ2 है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी ρ1 a1 b1 इज इक्वल टू ρ2 a2 b2। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन विच इज फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब जैसे हम लिख सकते हैं गैसेस के लिए, जैसे एयर है तो एयर के लिए ये इक्वेशन आप अप्लाई करोगे। अगर मान लीजिए फ्लूइड कैसा है, वो लिक्विड है, जैसे वाटर हुआ या कोई ऑयल हुआ, है ना, इस तरह से, मतलब लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बोलो यस और नो। अगर मान लीजिए फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इफ ρ1 इज इक्वल टू ρ2, मतलब कैसा है फ्लूइड, फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल अगर फ्लूइड है तो क्या होगा, ये डेंसिटी ρ1 ρ2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। बताइए, एंड दिस इज द इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। यहां पर डेंसिटी चेंज हो सकती है, ρ1 ρ2 लिखा हुआ है। अगर ρ1 ρ2 बराबर हो गए, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, जैसे वाटर है, जैसे कोई ऑयल है, तो ρ1 ρ2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एंड दिस इज वैलिड फॉर, अच्छा मैंने यहां पर इनकम्प्रेसिबल लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ρ1, हाँ नहीं ठीक था, नो प्रॉब्लम, राइट। ρ1 इक्वल टू ρ2 दैट इज फॉर इनकम्प्रेसिबल, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी, दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके, एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमने बोला यहां पे कि भाई ए और वी का जो प्रोडक्ट आया ये कांस्टेंट है। जैसे यहां पर रो ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, सॉरी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए ए और वी का प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसकी एक बार यूनिट और चेक कर लें, इसकी यूनिट चेक कर लें। इसकी यूनिट कितनी आई थी, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मैं एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन आई रो ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी जरा एक बार यूनिट बताना मुझे क्या आएगी। इसकी यूनिट आएगी आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v वेलोसिटी है तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे मीटर क्यूब से, तो इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना केजी मास फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में कितना, है ना। यहाँ पे जो पाइप हमने बना रखा था, इस पाइप के अंदर से एक सेकेंड में पर सेकेंड कितना केजी मास फ्लो हो रहा है इस फ्लूइड का। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने बोला कि अगर मान लीजिए फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन अगर आप एक बार फिर से लिख देता हूं, ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2, है ना। अगर मान लो कि भाई आपका फ्लूइड कैसा है, इफ फ्लूइड इज व्हाट, फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है ना, कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, तो ρ1 ρ2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो इक्वेशन आ जाएगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि a और v का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर यूनिट क्या आएगी इसकी, अब ध्यान देना, a क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर एरिया है ना, v क्या है वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान देना, मीटर क्यूब पर सेकेंड न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, यहां पर आपने देखा दिस इज जब आप इस इक्वेशन से देख रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या आ रही है, केजी पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना केजी मास फ्लो हो रहा है। दूसरा, अगर यहां पर आप देखें ए बी का जो प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड कितना मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, है ना। तो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, दैट इज ए इंटू वी का प्रोडक्ट। बोलो यस और नो। और इसी को हम बोल देते हैं डिस्चार्ज, इसी को क्या बोल देंगे, डिस्चार्ज,
ये न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व करेंगे, एक वहां पे हेल्प करेगा। डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। दैट इज व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में पर सेकेंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। एक सेकंड में कितना केजी मास फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना केजी कितना मास फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। तो एक तरह से फ्लूइड का जो फ्लो है दो तरह से आप देख सकते हैं, एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट और एक मास फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम क्या बोलेंगे, यही क्या हो गया आपका वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया ना, उसी को हम बोलेंगे डिस्चार्ज। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। अगर आपसे पूछा डिस्चार्ज कितना होगा क्रॉस सेक्शन 1 पे या क्रॉस सेक्शन 2 पे, कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे, उस क्रॉस सेक्शन पे ए और वी का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो मिल जाएगा आपको डिस्चार्ज। आगे चलें, तो ये चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया है वो पूरा डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है। A1 क्या है, B1 क्या है, रो1 क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। मैंने बोला आपको कि भाई जो फ्लो रेट है आपका, जो फ्लो रेट है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एक लिख सकते हैं मास फ्लो रेट दैट इज केजी पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। देखो रो ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, मास फ्लो रेट, ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज, है ना। जो कि मैंने अभी आपको हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो इक्वेशन आएगी ये कौन सी है आपकी, रो1 A1 B1 इज इक्वल टू रो2 A2 B2 इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना। एकेटीयू में आया था ये क्वेश्चन, एकेटीयू में क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, क्या बोला था कि राइट डाउन द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आपने क्या लिखना था, कंप्रेसिबल के लिए रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सीधा रो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो कंप्रेसिबल के लिए थी। इनकंप्रेसिबल के लिए क्या लिखते हैं आप, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या सिंपली A और B का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था एकेटीयू में, कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो है मैं बता देता हूं आपको किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले तो क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए पाइप एट द सेक्शन 1 and 2 आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब डायमीटर कांस्टेंट नहीं है, इस एक क्रॉस सेक्शन पे डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे डायमीटर 15 सेंटीमीटर है। मतलब जो पाइप है वो कॉनिकल पाइप है भाई, ध्यान देना डायग्राम पे। ऐसे कुछ बना सकते हो क्या भाई, डायमीटर एक तरफ कम है और इधर की तरफ डायमीटर ज्यादा है, तो 2 क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। ओके, तो मान लो ये क्रॉस सेक्शन 1 है और ये क्रॉस सेक्शन 2 है, और आपका जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है दैट इज 1 to 2। ये 1 हो गया क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन 2 हो गया। फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, यस ओके। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये कोई पाइप है, कोई चैनल है, क्रॉस सेक्शन 1 पे डायमीटर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, है ना। लिख लेंगे यहाँ पे डायमीटर, ये डायमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 2 पे डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ओके राइट। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सेक्शन 1 इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो सेक्शन 1 है ना, जो सेक्शन 1 है यहां पे ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन 1 पे वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी को v से लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या बोल रहे हैं आगे, डिस्चार्ज पूछ रहे हैं आपसे कि डिस्चार्ज कितना होगा सेक्शन 1 पे, डिस्चार्ज बताना है आपको। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, फर्स्ट वन में आपको बताना है डिस्चार्ज, क्यू की वैल्यू आपको बतानी है ना। डिस्चार्ज कितना होगा, एक बार मैं लिख देता हूं। डिस्चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट।
और डिस्चार्ज को हमने लिखा किससे, Q से। ये वैल्यू आपको बतानी है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 2। क्रॉस सेक्शन 2 पे वेलोसिटी भी बतानी है आपको, क्रॉस सेक्शन 2 पर वेलोसिटी भी बतानी है। अब डिस्चार्ज तो 1 पे निकालो 2 पे निकालो बराबर ही आएगा, तो पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। आपको V2 की वैल्यू बतानी है, तो चलिए पहले हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है। क्या बोला था मैंने आपको, डिस्चार्ज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू A और V का प्रोडक्ट, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, राइट। अभी तो V2 आपके पास नहीं है, A1 की वैल्यू तो आपके पास है, यस और नो। यहां से A1, अरे भाई एक बात बताओ, ये जो पाइप है इसका डायमीटर आपको दे रखा है, अगर डायमीटर आपको पता है तो एरिया तो निकाल सकते हो कि नहीं। कितना होगा इसका एरिया, एरिया लिख सकते हैं इसको A1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, और यहां से एरिया कितना हो जाएगा A2, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर। बोलो, D1 की वैल्यू आपको पता है, D2 की वैल्यू आपको पता है, तो A1 A2 दोनों जगह आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल ही सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर वो डायमीटर देगा, कई बार वो आपको एरिया देगा। एरिया देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरिया तो इक्वेशन में आता ही है। अगर डायमीटर उसने दे रखा होगा तो पाई बाई 4 D स्क्वायर से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो V1 की वैल्यू पता है आपको, तो डिस्चार्ज यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू, है ना, यहां से कैलकुलेट करेंगे। A1 कितना है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर और इंटू V1, तो पाई बाई 4 D1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा यूनिट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करो 10 को, तो कितना आ जाएगा 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर लिखेंगे, 0.1 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू तो आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो डिस्चार्ज मिल जाएगा आपको। एंड कैलकुलेट करें इसको, 0.1 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4, सो इट इज कमिंग आउट 0.039, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, है ना, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। डिस्चार्ज पूछा था उसने, तो डिस्चार्ज आ चुका है, और डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को केयरफुली स्टडी करें, केयरफुली इसको रीड करें, बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लें उसको। अगर संभव है तो एक डायग्राम अगर बना सकते हो, सुटेबल डायग्राम बना लीजिए। और सबसे पहले क्या करें उसके बाद, उसके बाद आपको गिवन डेटा लिख लीजिए, क्या डेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्या आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है आपसे वो। उसके बाद आप देखिए कौन सी इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई करनी है, सब इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। आंसर निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन का, वो आप प्रैक्टिस ज्यादा कर नहीं रहे हो, मुझे पता है इस बात का, है ना। कई लोगों के पास तो ये कैलकुलेटर भी नहीं है अभी तक, तो भाई इसको ले लो, 4 साल काम आएगा आपके, यस और नो। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। चलो, तो इस तरह से हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया, 0.039 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज आ चुका है, राइट। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरह से आएगा। आपसे डिस्चार्ज पूछेगा, यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, आपसे यहां पे वेलोसिटी पूछ ली है, कल को होगा क्या, यहां पे वेलोसिटी दे देगा V2, V1 की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। कई बार डायमीटर्स की फॉर्म में दे रखे होंगे वैल्यू, कई बार एरियाज दे रखे होंगे डायरेक्ट। तो अब आपसे पूछ रहा है सेकंड वाले पार्ट में कि V2 कितना होगा, है ना, और डिटरमाइन द वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 2। तो आप लिख सकते हो यहां पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या तो आप यस लिख लीजिए, या फिर A1 V1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही रखी है, इसका यूज कर सकते हैं, इसको हम A2 V2 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इसको लिख लीजिए फिर से, तो A1 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू A2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इंटू V2, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 उड़ा दो, D1 स्क्वायर बचेगा यहां से, D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2, ओके। तो यहां पर आप देखो D1 की वैल्यू कितनी रखी है, 10 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में रख लो या मीटर में, एक ही बात है, क्योंकि इधर भी D1 स्क्वायर है, इधर भी डायमीटर का स्क्वायर है, इधर भी डायमीटर का स्क्वायर है। आप चेंज करो यूनिट उसकी, ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर
इंटू V1। अच्छा V1 की वैल्यू कितनी है, तो V1 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू D2 कितना है 15 का स्क्वायर करो इंटू V2। तो यहां से हमको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 10/15 इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 5 करेंगे, सो इट इज कमिंग आउट 2.22 और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ चुका है आपका, वेलोसिटी आ गई है आपकी क्रॉस सेक्शन 2 पे। तो इस तरह से ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं और इस तरह से कुछ पैरामीटर्स आपको दे रखे होंगे, कुछ आपसे कैलकुलेट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक बेसिक सा छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यानी जैसे वाटर अगर है, इसके अंदर फ्लूइड क्या दिया हुआ था आपको, इस पाइप के अंदर क्या फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा है ना, क्या फ्लो हो रहा है वाटर। अगर वाटर क्या है आपका, वाटर इज व्हाट, दिस इज लिक्विड है ना, एंड जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं ना, इनकम्प्रेसिबल। और मैंने बोला इनकम्प्रेसिबल के लिए इक्वेशन क्या लगाओगे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर लेकिन इसके अंदर कोई गैस फ्लो हो रही होती, क्योंकि जो फ्लूइड है ये वाटर है ना, और वाटर क्या है लिक्विड, लिक्विड मतलब इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इक्वेशन लगा सकते हो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जो कि हमने ये इक्वेशन यहां पर अप्लाई भी करी है। अगर इसके अंदर एयर फ्लो हो रही होती, कोई गैस फ्लो हो रही होती, तब हम कौन सी इक्वेशन लगाते, अगर इसके अंदर एयर होती या कोई गैस होती या ना, कोई भी अगर गैस होती तो हम इक्वेशन यूज करते ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का अगर क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कई बार कि ब्रांचेस में कोई कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक पाइप 1 है एक पाइप 2 है, दिस इज पाइप 2 है ना, इधर से एक फ्लूइड आ रहा है इधर से एक फ्लूइड आ रहा है ना, फ्लूइड कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। कंसिडर ए स्टडी फ्लो ऑफ वाटर, इसके अंदर भी वाटर ही फ्लो हो रहा है ना। पाइप 1 इधर से कुछ वाटर आया इधर से कुछ वाटर आया, मान लो इधर से कितना वाटर फ्लो हो रहा है Q1 है ना, इसका डिस्चार्ज कितना है Q1, यहां से कितना आया Q2। अच्छा यहां से जो वाटर आएगा, जो यहां इधर से आएगा पाइप 1 और पाइप 2 से, यहां पर आकर के मिल जाएंगे और दोनों मिल करके पानी यहां पर जुड़ जाएगा ये, और पानी जो है आगे पूरा दो पाइप से पानी आ रहा था, जाकर के वो ज्वाइंट हो गया एक सिंगल पाइप में, तो सिंगल पाइप से पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप बताइए, आप क्या लिख सकते हो, इधर से कितना वाटर आया Q1, इधर से कितना वाटर आ रहा है Q1 Q2, तो इधर मान लेते हैं कितना जा रहा है Q3, पाइप 3 में Q3, बोलो यस और नो। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, भाई इधर से जो पानी आया इधर से जो पानी आया जुड़ करके ऐड होकर के आगे निकल गया पाइप 3 से, दैट इज इक्वल टू Q3। और Q कितना होता है, दैट इज डिस्चार्ज। Q कितना होता है, Q तो डिस्चार्ज होता है, एंड Q इज इक्वल टू A और B का प्रोडक्ट। तो Q1 क्या हो जाएगा, A1 V1 प्लस A2 V2 इक्वल टू A3 V3। ओके, अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है और क्या उसने दे रखा है। यहां पर आप देखो ये पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 के एरिया दे रखे हैं आपको, है ना, यानी कि ये आपको A1 दिया हुआ है, ये आपको A2 दिया हुआ है, ये आपको A3 दिया हुआ है, एरिया दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, मतलब ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, और V3 पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि V3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। A1 कितना है 1, V1 कितना है A1 1 है, V1 भी 1 है, प्लस A2 कितना है 2 इंटू V2 कितना है 2 इक्वल टू A3 कितना है 2.5, और V3 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से आपको V3 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2.5, इट इज कमिंग आउट 2 है ना। ये कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि इधर 5 हो जाएगा और 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है अपना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है, आपको पता है कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। एक बार अगर आपको फंडामेंटल्स अगर समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन की हमने बात कर ली है।
और एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन 2 नंबर में पहले आ चुकी है। राइट डाउन द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो अभी तक अगर आपने गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए गेटवे क्लासेस, है ना। आप सर्च करेंगे गेटवे क्लासेस इन गूगल प्ले स्टोर, तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे ऑलरेडी रनिंग में हैं, 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, बहुत जल्दी उनको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल रहे होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम लेक्चर, अभी 2 लेक्चर इस यूनिट के आने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5, क्योंकि आज 4 हो गया, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, है ना। इसमें हम फ्लूइड इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे हाइड्रोलिक मशीन्स की, है ना। हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन और एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप, राइट। तो ये 2 लेक्चर्स हमारे बचे हैं, आधे घंटे के, हाफ एन आवर के होंगे। तो हमारी यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी बचेगी लास्ट यूनिट, दैट इज मैकेट्रॉनिक्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 शॉट वीडियो की सीरीज लेकर के आएंगे। 1 यूनिट 1 वीडियो, दूसरी यूनिट दूसरी वीडियो, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन कराएंगे। चलिए फिर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। जैसे आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, ठीक है। और जब आप सीनियर बन जाओगे, सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तो आपके जूनियर आएंगे अगले साल बीटेक फर्स्ट ईयर में, उनको तो आप रिकमेंड करोगे ही, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।